गड़बड़ी होती है। ईवीएम की गड़बड़ी रोकने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा, ये भी लोगों को पता नहीं है क्योंकि खबर छापी ही नहीं गई। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ईवीएम में घोटाला होता है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, ये जानकारी लोगों को नहीं है, वो जानकारी लोगों को बताना, ये हमारा मकसद है। ये मैंने पहले यात्रा निकाली थी, उसमें ये मैंने बताया। अभी इस यात्रा का पार्ट 2 अभियान चल रहा है। उसके पीछे मकसद ये है कि जो पहले यात्रा में मैंने घोटाले के संबंध में जानकारी बताई थी, अब ये घोटाला और ज्यादा बढ़ गया है, घोटाले की और ज्यादा नई जानकारी आ गई है। तो ये जानकारी लोगों को बताने के लिए ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 ये निकाला जा रहा है। ये 365 दिन चलेगा, 21 फरवरी से 21 फरवरी 2024 तक। ये सारे देश भर में चलेगा, 674 जिलों में चलेगा, ऐसा इलेक्शन कमीशन कहता है। समझो, एग्जाम्पल के तौर पर किसी ने आप पर बलात्कार का आरोप लगाया, आप कोर्ट में जाके कहोगे कि हाँ बराबर है उसका आरोप, कहोगे कि प्रतिवाद करोगे? नहीं ये झूठ कह रहा है, यही कहोगे ना। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा ईवीएम मशीन निर्दोष है, तो समझ में आ रहा? इलेक्शन कमीशन ने कहा ईवीएम मशीन निर्दोष है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया चुनाव आयोग को, कहा कि चुनाव आयोग आकर ईवीएम मशीन को निर्दोष साबित करे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, चीफ जस्टिस ने चुनाव आयोग की बात को सुना। सुनने के बाद 8 अक्टूबर 2013 को निर्णय दिया ईवीएम मशीन में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। चुनाव आयोग का सुनने के बाद दिया ना, मान्यवर। आप समझ में आ रहे हैं? आप पत्रकार ज्यादा ज्ञानी होते हैं भाई, वेरिफिकेशन समझते हो। कोई आदमी कुछ कह रहा है तो सच और झूठ का वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशनल सच और झूठ को परखने का और उसके बारे में फैसला करने का। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उस फैसले का कानूनन मतलब जानते हो? कानून है। ईवीएम घोटाला करती कानून है, उसको पेपर ट्रेल लगाकर घोटाले को रोकना कानून है। ये मेरा नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट है? इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है? इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है इसको? तो काय के लिए आया फिर मैं? तो वही तो, क्या तरीका कार हो? हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि एक तो मान लो सरकार जो चला रही है, मान लो सरकार चला रही है, सरकार ने कोई गलत फैसला किया, तो सरकार ने फैसला गलत किया। मान लो किसानों के विरोध में नरेंद्र मोदी ने एक गलत फैसला किया, तो सारे किसान दिल्ली में इकट्ठा हो गए, हो गए कि नहीं? बहुत दिन तक नरेंद्र मोदी ने नहीं माना, बराबर है? फिर झक मार के माना ना, माना कि नहीं? यार आप पत्रकार लोग हो ना, माना ना। नरेंद्र मोदी बहुत अकड़ू आदमी है, मानना पड़ा ना, झुकना पड़ा ना। क्यों? आंदोलन। सही बात होने के बावजूद भी सरकार नहीं मान रही, तो किसानों को आंदोलन करना पड़ा। आंदोलन करने की वजह से सही बात को सरकार को मानना पड़ा। आंदोलन करना पड़ेगा ना, ठीक है? ईवीएम अगर गलत कर रही है, आंदोलन करना पड़ेगा। आपको मेरे पास ये बहुत सारे ये सबूत मेरे पास है, ये लिखित सबूत, ये सारी फाइल लेके चल रहा हूं। इसमें 112 ऑफिसर्स, जिसमें मिलिट्री के बड़े बड़े अधिकारी और 48 आईएएस आईपीएस अधिकारी जिन्होंने इलेक्शन कंडक्ट किए, करवाया, मतलब जिन्होंने अपने से इंडिरेक्ट इलेक्शन कंडक्ट करवाया, उन्होंने 17 सवाल इलेक्शन कमीशन को पूछे। वो सब मेरे पास लिस्ट है।
एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया चुनाव आयोग ने। अब आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं। क्यों? मैं डेमोक्रेटिक हूं, मैं जवाबदेही मानता हूं। अगर किसी ने सवाल पूछा तो मेरी जिम्मेदारी है जवाब देना। अगर चुनाव आयोग को सवाल पूछा जा रहा है, लिखित सवाल पूछा जा रहा है, और वो जिन लोगों ने इलेक्शन कंडक्ट करवाया वो उन लोगों ने सवाल पूछे, जवाब नहीं दे रहे। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। सर, जनता को ये जो अहम मसला आप लेके चल रहे हैं, इससे भटका दिया गया, बेरोजगारी से भटका दिया गया, और धर्म के इसमें ये करके मौलाना अरशद मदनी का जो बयान आया था उसके बारे में, तो आप उस बारे में क्या सोचते थे? इस देश में पहले आपका अभ्यास है उस बारे में, तो इस देश में पहले जो है आदम अलैहिस्सलाम आए थे, ऐसा उनका कहना है, और उस पर बहुत बड़ा बवाल मीडिया ने भी उठाया और लोगों ने भी उसको विरोध किया। लेकिन आपका बयान इस बारे में क्या है? देखो, ये जो लोग, मदनी साहब ने जो बयान दिया, तो आरएसएस के लोग बयान देते हैं, फिर मदनी साहब देते हैं, फिर मदनी साहब देते हैं, फिर आरएसएस के लोग देते हैं, आरएसएस के लोग देते हैं, फिर मदनी साहब देते हैं। तो इस झंझट में मुझे नहीं कहना, मैं इतना गधा आदमी नहीं हूं, समझ रहे क्या? मैं क्या कहना चाहता हूं, देखो आपको बात समझाने के लिए, एक है ब्राह्मण। जब मुसलमान भारत में आए तो यहाँ के प्रजा को कहा हिंदू। दयानंद सरस्वती ने अपनी किताब में लिखा कि हिंदू मुसलमान की दीवी गाली है। दयानंद सरस्वती की 200 साल का जन्मदिन मनाया नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में, अभी दिल्ली में, और नरेंद्र मोदी ने उसका जन्मदिन मनाया 200 साल का, वो भी गुजराती है, राजकोट का, दयानंद सरस्वती। वो कहता है हिंदू मुसलमान की दीवी गाली है, और नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, ये कहते रहते। तो ये ब्राह्मणों की बनाई हुई आरएसएस है, ब्राह्मणों की बनाई हुई बीजेपी है। तो हम ऐसा कहते हैं कि ब्राह्मणों की थियरी है, एक ब्राह्मण है, फिर ब्राह्मण क्या कहता है, कुछ लोग हिंदू हैं, कुछ लोग मुसलमान हैं, चलो ठीक है, उनकी बात को मान लेते हैं, ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान। तो ब्राह्मण हिंदू किसको कहते हैं? ब्राह्मण एससी एसटी ओबीसी को हिंदू कहते हैं। हम कहते भाई तुम कौन हो हमको हिंदू कहने वाले? तुम कौन हो? जब संविधान ने हमको एससी एसटी ओबीसी कहा तो तुम हमको हिंदू कहने वाले कौन हो? ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ में, वेद में हिंदू शब्द नहीं है, श्रुति में हिंदू शब्द नहीं है, स्मृति में हिंदू शब्द नहीं है, पुराण में हिंदू शब्द नहीं है, रामायण में हिंदू शब्द नहीं है, महाभारत में हिंदू शब्द नहीं है, मनुस्मृति में हिंदू शब्द नहीं है। अरे तुम्हारे धर्म ग्रंथों में हिंदू शब्द नहीं है भाई, तुम्हारे धर्म का नाम तुम हिंदू कह रहे हो, तुम्हारे धर्म ग्रंथ में हिंदू नाम नहीं है। मेरे इस सवाल का किसी ब्राह्मण ने आज तक जवाब नहीं दिया। हम कहते हैं हम हिंदू नहीं है, मूल निवासी है, भारत के मूल निवासी है, और ये मूल निवासियों को इस देश का क्या करना है क्या नहीं करना है वो मूल निवासियों का अधिकार है। जी, मालेगांव में एक साल पहले घटना हुई थी 12 नवंबर जावेद अनवर साहब की इसमें आरोपी है। तो आपकी तंजीम या राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चे इस बारे में क्या करेगी या कुछ करने वाली चीज है? क्या 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 इशू है? उसके ऊपर एफआईआर सब कुछ लगा दिया। अच्छा, 307 के आरोपी ये लगे। चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इनके ऊपर 307 लगा। तो एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या देश के कानून के अनुसार अगर मेरे ऊपर लगा, किसी और पर लगा, तो देश का कानून क्या कहता है कि हम लोगों को कोर्ट में जाना होगा और कोर्ट में अपने को निर्दोष साबित करना होगा। अगर मान लो ये झूठा है यार तो झूठा साबित हो जाएगा, बराबर। मेरे खिलाफ भी बहुत सारे ब्राह्मणों ने एफआईआर किए,
मैंने हाई कोर्ट में कई जगह एप्लीकेशन लगाया, ये झूठा किया, ये झूठा एफआईआर है, इसको स्क्वैच कर खत्म कर दो। तो 2-3 हाई कोर्ट ने मेरे खिलाफ जो ब्राह्मणों ने एफआईआर की स्क्वैच कर दी, क्यों? झूठे थे। सबूत चाहिए ना। अरे जब हम कोई गलत काम कर नहीं रहे, मैं तो कानून और संविधान के दायरे में रहकर काम करने का आदी हूँ, उल्लंघन नहीं करता हूँ। दूसरा उल्लंघन करे तो मैं उसके विरोध में कार्रवाई करने के लिए कहता हूँ। अगर मैंने कोई कानूनी अपराध किया तो लोग मेरे खिलाफ कार्रवाई करें, मुझे कोई इतराज नहीं है, मगर मैं कानून और संविधान के दायरे में रहकर काम करता हूँ, अपनी बात लोगों के सामने रखता हूँ। आर्टिकल 19 संविधान के तहत मुझे अपनी बात कहने का अधिकार संविधान ने दिया। तो लोग क्या कहते हैं, ब्राह्मण लोग या ये लोग क्या कहते हैं, नहीं वहां पर मेरे साहब का कार्यक्रम ही नहीं होना। अरे मैं बोल रहा हूँ कि आरएसएस का कार्यक्रम ही नहीं होना चाहिए, मैं तो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ आरएसएस को भी आर्टिकल 19 के तहत कार्यक्रम करने का अधिकार है, भाजपा को भी कार्यक्रम करने का अधिकार है, विश्व हिंदू परिषद को भी कार्यक्रम करने का अधिकार है। मैं नहीं कह रहा हूं इसको मनाही करो, मैं क्या कह रहा हूं, मुझे भी अधिकार है, मुझे भी अपना कार्यक्रम करने का अधिकार है, मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है। उनकी समस्या क्या है, जो मैं कहता हूं उसका जवाब ही उनकी बात नहीं होती, इसलिए वो क्या कहते, नहीं इनको कार्यक्रम ही करने मत दो। अरे ऐसे कैसे होगा भाई, ये तो आर्टिकल 19 के तहत संविधान ने मुझे अधिकार दिया। आरएसएस के लोगों के बाप ने दिया क्या? आरएसएस के लोगों को भी बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। आरएसएस पर पाबंदी लगी कि नहीं 2-3 बार? तो जो आरएसएस के लोग बोलते हैं संविधान गलत है, वही आरएसएस के लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, बोलते आर्टिकल 19 के तहत हमको दोबारा संगठन चलाने का अधिकार दिया जाए। अरे बड़े अजीब किस्म के लोग हैं। अरे तुम संविधान को मानते नहीं हो, तुम उसी संविधान का आर्टिकल 19 लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं आरएसएस वालों को बराबर, ये आर्टिकल 19 के तहत उनको भी अधिकार है। वो संविधान को मानते नहीं, मगर जब पाबंदी लगाई तो उसी संविधान को लेकर गए। इतने हरामखोर लोग। सर आपने अभी बात की आंदोलन ईवीएम के लिए जो बात कर रही है, आंदोलन करना पड़ा जी, क्या जन यात्रा के बाद आपका कोई बड़ा आंदोलन देश में शुरू होने वाला है? देखो 2 काम करने वाला हूं। एक, दिसंबर-नवंबर के आसपास भारत बंद करेंगे, इसकी तैयारी के लिए तो कर रहा हूं। पहले तो जागरण करना पड़ेगा ना, लोगों को यकीन तो दिलाना पड़ेगा कि इसमें गड़बड़ होती है। मैंने एक और घोषणा की, शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा। वो घोषणा ये है कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती है, घोटाला नहीं होता है, वो गधे की औलाद है। ये मैं सारे देश भर में बोल रहा हूं, दोबारा बोलता हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो लोग ऐसा कहते हैं ईवीएम में घोटाला नहीं होता है, वो गधे की औलाद है। मेरे को सवाल पूछो किसी भी प्रकार का ईवीएम के बारे में, हर सवाल का जवाब दूंगा, घोटाले का जवाब दूंगा, सबूतों के साथ दूंगा। ये क्या है, तो सारे डॉक्यूमेंट सबूत है। ये लोगों के पास खबरें नहीं पहुंची, इस वजह से लोगों को जानकारी नहीं है। आपके साथ मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी जुड़े हुए थे, आप जुड़े हैं या फिर थोड़ा सा? सज्जाद नोमानी साहब को पूछना चाहिए कि मैंने कौन सा अपराध किया जो मेरे छोड़ करके, भागवत बड़े अच्छे आदमी है, भागवत बड़े कद के नेता है, आरएसएस बहुत बड़ा संगठन है, ऐसा बयान नोमानी साहब क्यों दे? क्या उनको विदेश से जो फंड आ रहा है उसका सवाल की फाइल उनके घर में भेजी गई क्या नरेंद्र मोदी ने? आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? मिडल ईस्ट से नोमानी साहब को फंड आता है और वो भारत सरकार रिजर्व बैंक के थ्रू आता है। सारा डॉक्यूमेंट सरकार के पास अवेलेबल है। वो सारा डॉक्यूमेंट का आधार बनाकर आपको विदेश से पैसा आता है। ऐसा मामला नोमानी साहब के सामने उठाया गया। नोमानी साहब ने मुझे पहले साल भर पहले बोला था कि मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर, इस प्रेशर के बावजूद भी मैं आपका साथ सहयोग कर रहा हूं। नोमानी साहब ने मुझे कहा अब एक लिमिट के बाद प्रेशर पड़ा होगा, और वो प्रेशर क्या है आपको बताता हूं। कलीम सिद्दीकी साहब का नाम सुना? कलीम सिद्दीकी साहब और उनके और एक साथी को, जो नोमानी साहब के बहुत नजदीकी लोग हैं,
दोनों को अरेस्ट करके जेल में डाला हुआ है। नोमानी साहब को इशारा करने के लिए उनको अंदर डाला। नोमानी साहब, तुम्हारी नजदीकी को हमने अंदर डाला है। उसके बाद बयान आया नोमानी साहब का मेरे खिलाफ। आप समझते नहीं हो भाई क्रम।